हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन विद अमित सर में। आज हम लोग देखेंगे मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वृत्त। इस वृत्त का हम लोग पूरा बेसिक कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो किन के लिए जरूरी है, तो ये वीडियो बचपन से 55 तक के लिए जरूरी है। अगर कोई बच्चा है, अगर वो 3, 4, 5 क्लास में पढ़ रहा है या 55 का उम्र का हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तब पर भी पढ़ रहा है, उसके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वृत्त क्या है, तो एक हम गोल गोल सर्कल खींच लिए। इसके बीच में हम एक बिंदु रखते हैं और इसमें हम चेक करेंगे। इस बिंदु से यहां नापेंगे, इस बिंदु से यहां नापेंगे, इस बिंदु से यहां नापेंगे, इस बिंदु से यहां भी नापेंगे। ये हर एक जगह इसको नाप रहे हैं, ये सब नाप रहे हैं, तो ये दूरी होगा और सबका दूरी आपस में बराबर है, तो इसको हम लोग कहते हैं वृत्त। ये पूरा को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त या सर्कल। वृत्त समझ गए। और वृत्त में ये जो बीच वाला जो बिंदु है उसको हम लोग कहते हैं केंद्र, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र। और ये जो लाइन है, जो हम लाइन जो खींचे हैं, जिसपे हम मार्कर चला रहे हैं, पेन चला रहे हैं, ये जो लाइन है इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। तो परिधि कहने का मतलब यहां से अगर शुरू कर रहे हैं, पूरा घुमा के उसी जगह पे आ गया, तब हम उसको परिधि कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं, जैसे साइकिल का पहिया हो गया, कोई भी वाहन है उसका पहिया हो गया, वो सर्कल की तरह होता है और वो एक चक्कर घूमेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एक परिधि। तो परिधि समझ गए, केंद्र समझ गए। और ये जो केंद्र है और ये परिधि है, इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या का संकेत होता है आर। अब इसमें देखेंगे तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये सब है त्रिज्या। तो सब त्रिज्या का मान आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी कहने का मतलब है सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होते हैं। अगर एक वृत्त में कितना भी त्रिज्या खींच दे, उसका सब मान क्या होगा, आपस में बराबर। आगे देखते हैं, एक और हम सर्कल बना लिए। ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र कहते हैं। अगर कोई रेखा हम खींच रहे हैं और परिधि को दो बिंदु पर काटता है, कोई रेखा परिधि के दो बिंदु पर काटता है, उसको हम लोग कहेंगे जीवा। जीवा या इसी का नाम है चाप कर्ण, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, कोई रेखा परिधि के दो बिंदु पर मिलता है उसे हम चाप कहेंगे, चाप कर्ण कहेंगे या जीवा कहेंगे। और ये चापकण अब हम बोल सकते हैं, जैसे यहां भी खींच दिए तो दो परिधि के दो बिंदु पर काटता है, तो ये भी जीवा हो गया। यहाँ खींच दे ये भी जीवा हो गया, यहाँ खींच दे ये भी जीवा हो गया, यहाँ खींच दे ये भी जीवा। ये सब आपस में जीवा होगा। जीवा का लंबाई अलग अलग हो सकता है, ये जीवा हो गया। अगर वैसा जीवा जो हम खींच रहे हैं जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वैसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, उसे हम कहते हैं व्यास। याद रहेगा, वैसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा उसे हम लोग कहेंगे व्यास। अब व्यास का संकेत होता है डी। व्यास का संकेत होता है डी। आगे बढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे सर्कल बनाए और यहाँ पे हम लिए केंद्र, और ये लाइन है जीवा है लेकिन वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, तो इसको अब हम कहेंगे व्यास। और ये किसी भी वृत्त को एक व्यास हम खींच रहे हैं तो वृत्त को दो भागों में बांट देता है, तो आधा आधा है, बराबर भाग है, तो इसको कहेंगे अर्धवृत्त। एक भाग, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कर, इसको भी अर्धवृत्त कह सकते हैं, इसको भी अर्धवृत्त करते हैं, तो हम लोग एक ही लेंगे, तो इसको कहते हैं अर्धवृत्त। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम खींच रहे हैं वृत्त, ये है केंद्र, और ये यहां से हम खींच दिए, ये है त्रिज्या, ये है त्रिज्या। और यहां से यहां तक को क्या कहेंगे, तो पूरा अगर हम घुमा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे परिधि। अब परिधि का ये थोड़ा सा भाग है, यानी परिधि का टुकड़ा है, तो इसको हम लोग कहेंगे चाप। ये परिधि के टुकड़े है, इसको हम लोग कहेंगे चाप। और इससे जो घिरा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र बना है, इसको हम लोग कहेंगे तिर्यकखंड।
तिर्ज खंड। कहने का मतलब दो वृत्त की तिर्जा और एक चाप से घिरी आकृति को हम लोग तिर्जखंड कहते हैं। अब तिर्जखंड समझ गए। अब ये क्या है, ये वाला क्षेत्र, इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे देखते हैं। इसमें किससे किससे घिरा है? एक तिर्जा, एक और तिर्जा है, और इसको बोलेंगे वृत्त का टुकड़ा यानी चाप। तो चाप हुआ और दो तिर्जा से घिरी आकृति को कहेंगे तिर्जखंड, इसको भी कहेंगे तिर्जखंड। अब बताओ, दो तिर्जखंड हो गया, छोटा कौन है? तो छोटा ये वाला है, तो इसको बोलेंगे लघु तिर्जखंड। ये बड़ा वाला है तो इसको बोल देंगे दीर्घ तिर्जखंड। समझ रहे हैं? आगे देखते हैं। एक वृत्त खींच रहे हैं, वृत्त का एक केंद्र हुआ, इसमें हम एक जीवा खींचेंगे। यहाँ पे हम जीवा खींच दिए, ये तो जीवा हो गया। और ये क्या हुआ? ये हुआ वृत्त परिधि का टुकड़ा यानी चाप, ये हो गया चाप, ये हो गया जीवा। आप देख रहे हैं एक जीवा और वृत्त के क्या है? चाप या परिधि के टुकड़े, चाप से घिरी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे वृत्तखंड। इसको हम लोग कहेंगे वृत्तखंड, वृत्तखंड। और तो इसको हम वृत्तखंड कह दिए। तो ऊपर वाला जो भाग बच गया, ये वाला जो भाग बच गया, इसको क्या कहेंगे? ये भी देखते हैं। तो ये यहां से यहां तक जो है, ये भी परिधि का टुकड़ा है, तो इसे हम चाप कह देंगे। और ये इसको हम जीवा कहेंगे। तो जीवा और चाप से घिरी आकृति को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। ये भी हुआ वृत्तखंड। अब देखेंगे वृत्तखंड में ये छोटा वृत्तखंड है, ये बड़ा वृत्तखंड। तो छोटा वाला वृत्तखंड को हम लोग कहेंगे लघु वृत्तखंड, बड़ा वृत्तखंड को हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। अब इसमें हम लोग पहचान लेंगे वृत्तखंड क्या है, तिर्जखंड क्या है, फिर अर्धवृत्त क्या है, केंद्र क्या है, तिर्जा क्या है, परिधि क्या है, व्यास क्या है, जीवा क्या है, चापतल क्या है, ये सब समझ गए। अब इसके फॉर्मूला पे चलते हैं। इसके फॉर्मूला क्या कहता है? और आर्यभट्ट जो महान गणितज्ञ थे भारत के, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में, इस पे भी चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ ने क्या कहा है। तो भारत के महान गणितज्ञ ने कहा है, एक सर्कल है, सर्कल में एक जीवा अगर हम खींच रहे हैं, और ये जो हम ये पूरा जो हम घुमाए हैं यहां से यहां तक, इसको हम लोग कहते हैं परिधि। तो परिधि का लंबाई ले लेंगे, या एगो धागा लेके हम इसका खींच लेंगे, लंबाई नाप लेंगे। और इसका जो ये व्यास है, इसको हम धागा से नाप लेंगे, और परिधि में व्यास से भाग लगाएंगे। तो कितना भी वृत्त ले लेंगे, यहां भी वृत्त लेंगे, ये हो गया व्यास, ये हो गया परिधि। तो इसमें भी परिधि में किससे भाग लगाएंगे? व्यास से। तो सबका जो मान निकलेगा एक ही होगा, बराबर होगा, चाहे छोटा वृत्त रहे, बड़ा रहे, कितना भी बड़ा रहे, सबका मान एक ही होगा, जिसको हम लोग दिखाते हैं पाई से। इसको हम लोग पढ़ते हैं पाई, इसको हम लोग पाई से दिखाते हैं। ये यूनानी शब्द है, और इसी का मान पाई का मान आर्यभट्ट ने कहा है, यानी 4 अंकों तक निकाला है, 3.1416। ये सबसे पहले डिफाइन किया था भारत के महान गणितज्ञ, जिनका नाम है आर्यभट्ट। बाद में इसी को सरल भाषा करने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए, इसका मान हम लोग कभी कभी 22/7 यूज कर लेते हैं, या 3.14 यूज करते हैं। ये सबसे व्यवहारिक मान है। और देखते हैं आगे। एक हम वृत्त खींच लेते हैं, वृत्त का एक केंद्र हो गया, और इसको हम लोग कहते हैं तिर्जा, इसको भी हम लोग कहते हैं तिर्जा। और ये जो लाइन हम खींच रहे हैं, इसको कहते हैं चाप, और ये है तिर्जा, ये है तिर्जा। तो तिर्जा और चाप से घिरी आकृति को तिर्जखंड कहते हैं, ये तिर्जखंड हो गया, अभी हम पढ़े थे। और अगर ये जो कोण है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र पे बना है, तो इसको कहते हैं केंद्रीय कोण। क्या कहते हैं? केंद्रीय कोण। अगर केंद्रीय कोण 90 डिग्री होगा, तो यही वाला क्षेत्र को तिर्जखंड को कहेंगे ही, लेकिन इसका एक और नाम हम दे देंगे, चतुर्थांश। इसका नाम क्या दे देंगे? चतुर्थांश। क्यों देंगे? क्योंकि इसका मान 90 डिग्री है,
अगर यहाँ भी खींच रहे हैं तो इसका मान 90 डिग्री होगा, इसका भी मान 90 डिग्री होगा, इसका भी मान 90 डिग्री होगा। यानी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, जिसको हम 4 भाग किए, तो इसी को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे चतुर्थांश। अब इसमें देखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, सब अगले वीडियो में देखेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब बनता है।